अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुश आमदीद। मैं हूँ अदा शुजा। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में तमाम तरह ऐसे इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं जो कि अपनी नौयत के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, कश्मीर का मामला हो, अफगान बॉर्डर का इशू, इन तमाम मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे तुर्की के सदारती इंतखाबात के हवाले से। तुर्क सदर जो इससे पहले सदर थे रजब तैयब एर्दोआन, वो एक तारीखी कामयाबी के साथ दोबारा तुर्की के सदर मुंतखब हो गए हैं। उनकी कामयाबी का ऐलान कर दिया गया है और वो 2023 तक तुर्की के सदर रहेंगे। आपको ये भी हम बताएं कि तुर्की के सदारती इंतखाबात में एक बहुत बड़ा टर्न आउट हमें देखने को मिला है। अवाम की भारी अक्सरियत निकली है घरों से, उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है और रजब तैयब एर्दोआन 53% वोट लेकर तुर्की के सदर मुंतखब हो गए हैं। सबसे पहला आज का हमारा मौजूद यही होगा। दूसरा नाज़रीन मौजूद जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे वो काबिज भारतीय अफवाज का मासूम निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम की जो वो दास्तानें हर रोज एक नई दास्तान लिखता है, उस पर हम बात करेंगे। मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। 2 नौजवानों को तलाशी के दौरान घर घर तलाशी ली गई, उसमें किया गया और एक नौजवान को फायरिंग करके शहीद किया गया। ये हमारा दूसरा मौजू का। तीसरा मौजू जिस पर हम बात करेंगे वो पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर के हवाले से है। ISPR की जानिब से ये खबर दी गई है कि सरहद पर बाड़ लगाते हुए, अफगान बॉर्डर सिक्योर करते हुए जो बाड़ लगाई जा रही है, वहां पर ड्यूटी पर मामूर हमारे जवानों को टारगेट किया गया है और एक और मादर वतन का बेटा शहीद हो गया इस हवाले से। और बहुत बड़ा नुकसान मुल्क कौम के लिए, लेकिन पाकिस्तान के बेटे अपनी जानें निसार कर रहे हैं। चौथा हमारा मौजू होगा आम इंतखाबात के लिए पोलिंग की जो तैयारियां हैं, पोलिंग स्कीम को आज हाथमी शक्ल दी जा रही है। इस हवाले से एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जारी है, आपको उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हो गई हैं। सियासी जमातों का अगर जायजा लें तो बड़े बड़े जलसे मुनक्किद हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में अपीलों की समाअत भी जारी है, ट्राइब्यूनल्स बना दिए गए हैं जो कि मुख्तलिफ जो मुस्तरद हुई दरख्वास्तें उसके हवाले से दरख्वास्तों को नोटिस ले रहे हैं, उनको अपीलों का जायजा ले रहे हैं। तो ये आज का हमारा चौथा मौजू होगा। पांचवा मौजू नाज़रीन जिस पे हम आज के प्रोग्राम में बात करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लापता अफराद का एक ऐसा मामला है कि उनके घर वाले उनके हवाले से बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि परेशान नजर आते हैं। उनके लापता अफराद का कुछ पता नहीं चल रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से नोटिस लिया है, एक अहम सेल कायम कर रहे हैं वो इस हवाले से, जो कि जिसमें दरखास्तें जमा कराई जाएंगी लापता अफराद के हवाले से, उनका जायजा लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो इल्जामात लगाए जाते हैं इदारों पे, जरूरी नहीं इदारों ने ये अफराद को लापता किया हो, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए इस हवाले से। तो ये भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा ये मौजू। नाज़रीन, छठा मौजू जो हम प्रोग्राम में आज शामिल करने वाले हैं, पाकिस्तान जो हम देख रहे हैं कि अपने मकामी वसाइल से बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं रिमार्केबल पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने मकामी वसाइल से अब एक सैटेलाइट तैयार कर लिया है जिसका नाम पाक टेस्ट 1 रखा गया है। इसको आइंदा माह खला में छोड़ा जाएगा। इसकी तादाद बहुत अच्छी है, 610 किलोमीटर बुलंदी पर मदार में ये चक्कर लगाएगा। सातवां हमारा मौजू होगा पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान की टीम की नहीं है और हमने देखा कि मुसलसल दूसरी बार भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और हमारा आखिरी मौजू होगा आज के प्रोग्राम का फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज इंग्लैंड और पनामा का मुकाबला हुआ जो कि इंग्लैंड ने 6-1 से जीत लिया है। आज भी 4 मैचेस इस हवाले से खेले जाएंगे। तो नाज़रीन, लाइव एट 5 में ये आज के हमारे मौज़ूआत होंगे, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले हमें लेना है एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। पैनाडोल, जब दर्द जाए तो जिंदगी मुस्कुराए। आजादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का सलीका। वो फिक्र अगर काम तो आजादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका।
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح इंतखाबात 2018 जीत की उम्मीद लिए पुरजोश उम्मीदवार, इंतखाबी हल्के जोड़ तोड़, फॉर्मल मीटिंग, किसको मिलेगा आपका वोट, कौन होगा आपके रोशन मुस्तकबिल का अमीन, पुरअमन खुशहाल तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, आपकी जीत पाकिस्तान की जीत, फैसला आपका। वेलकम बैक नाज़रीन, लाइव एट 5 मिनट पर तबाद फिर खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं तुर्की के इंतखाबात के हवाले से। रजब तैयब उर्दुआन एक भारी अक्सरियत से, भारी कामयाबी से तुर्की के दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं। और अगर हम आपको बताएं तो कि उन्होंने कितने वोट हासिल किए, तो 53% वोट रजब तैयब उर्दुआन ने हासिल किए, जबकि उनके मुखालिफ जो हैं मेहरमिन से, उन्होंने 31% वोट हासिल किए हैं। तुर्की की आवाम रजब तैयब उर्दुआन से बहुत मोहब्बत करती है और इसका मुजाहरा हमने 2016 में देखा, जब वहां पे एक मिलिट्री कू किया गया, वहां का तख्ता उलटने की साजिश की गई, लेकिन हमने देखा कि वहां के अवाम ने उसको नाकाम बना दिया है। और 2019 में इलेक्शंस होने थे, लेकिन 2018 में रजब तैयब उर्दुआन ने ये फैसला किया कि 2018 में ये इंतखाबात कराए जाएं। तो आज हमने देखा कि एक बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। तुर्की के अवाम भी आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तुर्क सहाफी फुरकान हमीद साहब। डॉक्टर फुरकान हमीद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले तो रजब तैयब एर्दोआन साहब बहुत भारी कामयाबी उन्होंने हासिल की है, 53% वोट। कैसे देखा आपने इसे? हाँ जी, ऐसी देखा जाए तो मुख्य जो है शुमार पेश की जा रही थी कि शायद जो है वो इस दफा इतनी बड़ी कामयाबी हासिल न कर पाए। जितने भी सर्वे करवाए जा रहे थे वो यही बता रहे थे कि ये शायद पहले राउंड में ये कामयाबी हासिल न कर पाए और दूसरे राउंड में इनको शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पहले राउंड में 52.59% वोट हासिल करते ये जाहिर कर दिया कि वो अभी भी आवाम के हर की नजदीक मकबूल लीडर हैं और इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की है। और आपको याद होगा लोगों की गुज़श्ता 16 साल से। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद रहिए, आपसे हम मज़ीद बात भी करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमें ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए जाना है न्यूज़ स्टूडियो, हमारे साथ रहिए। ताज़ा तरीन और अहम खबर में आपको आगाह करेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के अन्य 131 लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए ताहिर जाफरी हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे तरफ मौजूद हैं। ताहिर जाफरी, बताएगा कि इससे पहले ये फैसला महफूज किया गया था अपील की समाअत करने के बाद, अब अन्य 131 से चेयरमैन PTI को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी गई है। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? ये 131 से यानी 131 से जो इमरान खान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, इनके कागजात रिटर्निंग ऑफिसर ने ही मंजूर किए थे। तो इनके खिलाफ कुछ अपीलें आई थी। एक मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट थे और एक जहांगीर डोगर थे। उनकी इस्तदा थी कि इमरान खान जो है वो सादिक और अमीन नहीं है। इमरान खान की कागजात नामजदगी में उन्होंने अपने अहल खाना का जिक्र नहीं किया, मुकम्मल ख्वाहिश अहल खाना के नहीं जिक्र किया। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इमरान खान की एक बेटी भी है जिसका खासतौर पर उन्होंने इस हवाला दिया था इस अपील में, कि वो भी जिक्र नहीं किया। उनको ये भी कहा गया कि उन्होंने अपने बच्चों और अहलिया के खासतौर पर जो नई रिसेंटली उन्होंने शादी की अपनी अहलिया, उनके साथों का भी जिक्र नहीं किया। लेकिन जो दलाइल मुकम्मल हुए, जैसे ही इस दरखास्त पर दोनों फ्रीकैन के वकला के, तो इस पर फैसला महफूज किया गया था। दोपहर में अब से कुछ देर कबल ये फैसला सुना दिया गया और ये अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। और जो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला उसको बहाल रखा गया। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला यही था कि इमरान खान जो है NA 131 से जो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। जी शुक्रिया ताहिर जाफरी, आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को बहाल रखा गया है और अहल खाना को दुरुस्त क़वायद फराहम न करने पर सादिक और अमीन के होने के हवाले से इल्ज़ाम आयद किया गया था। लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस केस पर तफसीली तौर पर जो है इस केस की समाअत की। इस अपील पर जो है वो मुख्तलिफ शवाहिद का और जायजा लिया गया और उसके बाद इमरान खान को NA 131 में इंतखाब लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को लाहौर के हल्का NA 131 में इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी गई है। इससे कबल यह फैसला महफूज किया गया था। PTV न्यूज से ये थी ताज़ा तरीन। वेलकम बैक नाज़रीन। फौरी खबर के बाद हम दोबारा अपने प्रोग्राम के साथ आपके सामने हैं मौजूद। हम बात कर रहे हैं तुर्की में मौजूद सीनियर सहाफ़ी हैं डॉक्टर फुरकान हमीद साहब। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे रजब तैयब एर्दोआन की जीत के हवाले से। तुर्की की आवाम किस तरह से देख रहे हैं उनकी इस जीत को? तो मैंने पहले बताया तुर्की की आवाम जो है उन्होंने इनको पहले ही जब उन्होंने जो है मुंतखब कर दिया। उसके बाद जबकि सर्वे जो है वो ये बता रही थी कि शायद पहले राउंड में ये मुंतखब हो ना पाए, जबकि ये पहले राउंड में मुंतखब होगी। ये बता दिया कि वो आवाम के बड़े पॉपुलर बड़े हर चीज लीडर हैं और पहले राउंड 52.59% वोट हासिल करते हुए इन्होंने आवाम के रंगों की तर्जुमानी की और आवाम ने भी इसका मुकम्मल तौर पर साथ दिया और इसलिए जो पहले राउंड में आगे इंतखाबात जीत लिए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन महरम इनसे जो उनके ओपोनेंट हैं, उनके मुखालिफ हैं, उन्होंने भी 31% वोट तो हासिल किए हैं। तो क्या समझ रहे हैं कि वो भी एक उभरती हुई ताकत बनकर सामने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके मुकाबले में जो है वो लेफ्ट पार्टी जो है लेफ्टिस्ट जो कह सकते हैं आप बाएं बाजू के हैं मुहर्रम इनकी जो रिपब्लिकन जो अतातुर्क की पार्टी है, इससे पहले तकरीबन 25% के करीब ये वोट हासिल करती रही है। इससे कभी भी ज्यादा इतने वोट हासिल नहीं कर पाई। ये पहली दफा हुआ कि मुहर्रम इंडिया की इसमें अपनी भी जो कोशिशें हैं, अपने भी पॉपुलरिटी में बड़ा अहम किरदार अदा किया और पार्टी की 25% वोटों से बढ़कर इन्होंने तकरीबन 30.64% वोट हासिल किए हैं, जो उसकी पॉपुलरिटी की भी अक्कासी करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि तुर्की में एक नया आइन नाफिज होने जा रहा है जिसमें कुछ तब्दीलियां की जाएंगी, सदर के पास पहले से ज्यादा इख्तियारात होंगे। इसके हवाले से मजीद तफसीलात भी थोड़ी सी हमें बताइएगा।
हाँ जी, हम सदर में इंतखाबात जो सरकार के निज़ाम मुताबिक करवाने का असली मकसद यही था कि मुल्क में जो है वो खुद ही इख्तियार सदर के पास हो, ताकि टू हेडेड जो हुकूमतें होती हैं उसकी वजह से छुटकारा पाया जाए। कई एक ऐसे मौके आ जाते हैं कि सदर जो है कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, जबकि वज़ीर आज़म जो है वो उसकी मंजूरी नहीं दे पाते, और जो है सदर जो है कभी जो है टू पावर इस्तेमाल करते हैं और वो बिल को जो है मुस्तरद कर देते हैं। वो इस तरीके से कई एक मौके पर खासतौर पर साथ सोचा रहते हैं एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इसको दूर करने के लिए नहीं सिर्फ वन हेडेड जो है सिर्फ एक ही जो है मुल्क का सरबराह एक ही हो, दो सरों वाली हुकूमत हो, इसलिए सदारती निज़ाम मुतारफ करा। इसकी वजह से इनको जो है वो कुली इख्तियारात हासिल हो जाएंगे, यानी फोर्सेज के जो चीफ जो है अदलिया के चीफ जो है वो इनको हर तरह की जो है और सफीरों वगैरह की नामजदगी और तैनाती ये खुद कर सकेंगे। इसके लिए इनको पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी नहीं पड़ेगी। जी अच्छा डॉक्टर, 2016 में तुर्की की सियासत में हमने एक ऐसा मोड़ भी देखा जहां पर एक मिलिट्री कू की कोशिश की गई और हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई रातों रात, लेकिन तुर्की के अवाम ने उसको जो है नाकाम बना दिया है। क्या आपको लगता है कि नई जो लेजिस्लेशन की जाएगी आइन के हवाले से, तो उसमें कुछ ऐसी भी सख्तियां रखी जाएंगी कि दोबारा इस तरह का नाखुशगवार वाक़या को पेश ना आए? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेन मकसद ये था कि आवाम ने जब देख लिया तो किसी जो है आइन के तहत जो है फौज वो काम अंजाम दे सकी जिसकी करने की जरूरत थी। इससे आइन में अमेंडमेंट करते हुए सदर को जो इख्तियार दे दिए गए हैं हंगामी हालात नाफज करने की मेन वजह यही थी ताकि फौरी तौर पर इक़दाम उठाए जा सके, और आवाम ने सिस्टम इनकी हमायत भी की है। इसी वजह से जो है सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान कामयाब रहे, और आइंदा जो है किसी तरह ऐसे कोई हालात नजर नहीं आते कि कभी जो है फिर कभी जो है वो जो है कोई लोग जो है वो हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करे, क्योंकि आवाम को जो तकरीबन अपोजिशन लीडर भी थे, जो बाकी जमातें थी, सब जमातों ने मिलकर सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान का साथ दिया। उस पर मुकम्मल तौर पर जो है बगावत को दूर कर दिया गया और मुल्क में आइंदा के लिए बगावत खड़ी करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। जी अच्छा डॉक्टर, एक और चीज बताइएगा कि हमने देखा कि जो मुखालिफ जमात थी उन्होंने रजब तय्यिप एर्दोग़ान की जो पॉलिसीज थी जिनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप उनको वोट देते हैं तो आप तैयार हो जाएंगे, दोबारा से आपके टेलीफोन टैप किए जाएंगे और दीगर इस तरह की सख्तियां आप पर रहेंगी, आवाम को उन्होंने कहा। तो क्या आप समझते हैं कि रजब तय्यिप एर्दोग़ान अपनी पॉलिसीज में कुछ नरमी भी लाने वाले हैं इस तनकीद के निशाना बनने के बाद? हाँ, रजब तय्यिप एर्दोग़ान ने इंतखाबात से पहले क्या किया था कि मैं जो है इस वक्त जो मुल्क में हंगामी हालात नाफिज हैं इनको मैं पूरी तौर पर इलेक्शन के बाद जो अगर मुझे आवाम ने इख्तियार किए तो मैं तकरीबन चंद एक दिनों के अंदर अंदर जो है हंगामी हालात को खत्म कर दूंगा। और देखना यह है कि वो कितने दिनों में जो है इन हंगामी हालात को खत्म करते हैं। मजीद ये है कि कोशिश पार्लियामेंट में क्योंकि इनको खुद ही अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी, यानी इनकी जमात जो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को उसको 600 नशिस्तों में से सिर्फ 294 नशिस्तें हासिल हुई, जबकि पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए 301 नशिस्तों की जरूरत थी। इसलिए रजब तय्यिप एर्दोग़ान की पूरी इख्तियार को हासिल है, लेकिन चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नाफिज होने की वजह से इन पर जो है वो कड़ी निगरानी भी कायम रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकान हमीद साहब। रजब तय्यिप एर्दोग़ान तुर्की के सदर मुंतखब हो गए, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर हमें ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए एक मरतबा फिर रुख करना है न्यूज़ स्टूडियोज का, हमारे साथ रहिए। And for some time, believe me, if you read the history books, and I'm sure Dr. Ishrat here would also know firsthand, that for some time this dream did come true. There was a time when countries like South Korea were coming to Pakistan and saying, what is this country? How is it developing so fast? We want to follow what they are doing. We all remember CIA. We all remember all our past glories. Somewhere in the middle, that dream got a bit muddled. It got muddled with politics. It got muddled with wrong policies. I truly believe now that CPAC is our second chance at that dream. And I'm so happy that CPNA has decided to hold this conference to actually discuss issues of lack of transparency. Because every beautiful project can be jeopardized
if it is not openly accountable. And there are, no question about it, many questions raised about CPAC. We read about it in papers, we read so-called experts giving their viewpoints, and there's always a problem of answering them. So this is a very good example where you have experts giving their viewpoints and then questions and answers being asked. I believe, and I just informed, in fact I was talking to the committee before this function, and I said I truly believe in the concept of Article 19A. And Article 19A, which I will explain in a minute, is the true answer to the question which was asked, how do you make this more transparent? Article 19A of our Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, it says that it is your fundamental right, it is our fundamental right to know. It is called the freedom of information. It is only and only if the governments are held responsible for disseminating the information regarding anything, whether they decide a matter, they must inform the public, these are the reasons for our decision. If they make a project, they have to give all the data and the facts, this is what we are doing, this is what we intend to do. And it is only when information is disseminated, it is given to the public, it is debated amongst the public, it is discussed by the media, that you will have transparency and you will be able to stop corruption. Simply hanging people, catching them and prosecuting them is not the answer if there is no transparency. Because as rightly pointed out by Mr. Zhao, corruption will continue. You will catch 10 more will come in. But if it's transparent, you will not enable people to be corrupt. You will stop corruption in its tracks. China and Pakistan, ladies and gentlemen, have a time-tested friendship. And I'm happy to say that both countries have actually gained from this friendship. I spoke about PIA. China was isolated many, many years ago. We were the first international foreign airline to travel there. And we traveled, although United States, that we were very friendly with at that time, said don't do it. If you remember, we initiated the dialogue and made it possible for USA and China when there was this East-West Soviet Union-USA relationship. We took Henry Kissinger to China. We, in fact, have supported China's sovereignty over Hong Kong, Taiwan and Tibet. And we have supported China in matters of human rights. At the same time, China has played a tremendous role in the economic development of Pakistan. At the global level, it has always supported us against Kashmir. In the economic fields and in defense, it has been our ally. The construction of, for example, KKH highway, heavy mechanical complex at Taxila, Pakistan aeronautical complex, and Chashma nuclear plants are monuments of our ever-spiking relationship. In the backdrop of US-India deal for transfer of civilian nuclear technology, which we must never forget, which we regarded as highly discriminatory, most countries didn't stand with us, but China exhibited the strength of friendship that is required. They built with us and helped us build Chashma 4 and 5. Truly, it reminds me of what Paulo, the famous Brazilian poet and novelist and eminent literary figure, describes friendship as, and I will quote him. He says, friendship is not about whom you know the longest. Friendship is not
about whom you know the longest. It is about who came and never left. So CPAC is actually an example of a friend not leaving. Ladies and gentlemen, no country will develop. The first, and I'm again not an expert at this, but you've heard the experts, a country to develop needs, first of all, the power, the infrastructure, the road networks, and then we talk about proper industrialization. Right now, what CPAC is going through is in fact the first phase. And a lot of questions have been asked. Where is the industrial growth actually? When is the industry going to come? Unfortunately, that answer has to be given. Today, it was explained by some that yes, it is going to come, but it will come later. Industrial parks will be set up. How those industrial parks are actually going to help us grow is a question still left slightly unanswered. We have to work on it. We have to certainly give the people our next 20-25 years plans. And this is, I think, the reason why we are meeting here today. And I would hope that many such conferences and many such debates take place. The more the people will know, the more the confidence in this project will grow. I would like to just point out a little bit of facts regarding the different provincial roles that have been played. I would like to refer to a very important meeting. It was the 6th meeting of the Joint Coordination Committee, which was held in Beijing, I think, in December 2016. And that included the Basha Dam, the Peshawar-Karachi railway line, the Karachi Circular Railway, the Orange Line train for all the provincial capitals, the KP Bandar and special economic zones and energy sectors in CPAC. This is an extremely important development in the overall CPAC time. And in this development, I must mention, because a certain debate has been raised that certain provinces have not participated, in this very development, the participation of the Chief Ministers of KPK, Balochistan, Sindh and GB, who were members in the GCC, which I am talking about, were present. And they were invited by the federal government to participate in the discussions. And at the end of the meeting, all the Chief Ministers expressed their satisfaction over the decisions made at the GCC. معلومات کا حصول ہر کسی کا بنیادی حق ہے. پاکستان اور چین کے بہترین دوستانہ تعلقات ہیں. تبت اور تائیوان کے مسئلے پر ہم چین کے ساتھ ہیں اور اس کے موقف کی حمایت کرتے ہیں. چین نے پاکستان میں بہت سے اہم منصوبے مکمل کیے ہیں. سی پیک سب سے بڑی اور نمایاں مثال ہے. پاکستان کی ترقی میں چین کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے. نگران وفاقی وزیر اطلاعات بیرسٹر علی ظفر سی پی این اے کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. ناظرین، اگلا موضوع جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی ہے، جس میں تازہ ترین کارروائی میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے. 2 نوجوانوں کو تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا گیا، جبکہ تیسرا جو کشمیری نوجوان ہے اس کو فائرنگ کر دی گئی ایک مجمع میں، اس میں اس بیچارے کی جان چلی گئی، وہ شہید ہو گیا. ریاستی دہشت گردی بھارتی افواج کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. یہ بھی بھارت کی بوکھلاہٹ کا ایک ہمیں ثبوت نظر آتا ہے کہ جو ایک ایسی موومنٹ ہے جو کشمیری عوام کی اپنی آزادی کے حق کے لیے وہ جو ایک کوششیں کر
रहे हैं उसको सबुटाज करने के लिए भारतीय अफवाज जो है रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करती हैं। पूरी दुनिया से अपना एक मकरूज चेहरा जो भारत का है वो छुपाने की कोशिश तो भरपूर तरीके से की जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है, फोन सर्विस बंद कर दी जाती है। तो क्या भारत ऐसी साजिशों में कभी कामयाब हो पाएगा? हमने बात करने के लिए राब्ता किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब से। जनरल साहब बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कश्मीर के हवाले से बात करना चाहूंगी, जो ताज़ा तरीन रियासती दहशतगर्दी है जिसमें मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को टारगेट किया गया है, शहीद कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि भारत वाकई बौखलाहट का शिकार है और वो जो एक चेहरा दुनिया को दिखा रहा था लेकिन एक मकरू चेहरा भी उसका है जो अब सामने आता जा रहा है? ये देखिए, ये जो जुल्म कर रहे हैं वो कश्मीर पर, वो एक मुसलसल एक तरीके से उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। आपने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए इंडिया में तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने पॉलिसी अख्तियार की, हालांकि कांग्रेस की भी पॉलिसी देखा जाए तो कोई कश्मीरियों से कोई हमदर्दी तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि मैं जो पॉलिसी अख्तियार करूंगा वो बड़ी सख्त होगी और बड़ी कामयाब होगी। और इतना उन्होंने जुल्म किया है जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली है कि आप बयान भी नहीं कर सकते। और इस वजह से आपने देखा कि जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई है वो जिस तरीके से उसने तनकीद की है इंडिया की और बताया है उसका असल चेहरा है इंडिया का, वो एक गैर मामूली मेरे ख्याल में एक तब्दीली भी है, इसलिए कि पहले कभी इस किस्म की रिपोर्ट जो है इंडिया के खिलाफ नहीं आई थी। और इससे ये जाहिर होता है कि इसके बावजूद कि इंडिया इतनी कोशिश करता है कि इस किस्म की रिपोर्ट्स ना निकलें और अमेरिका वगैरह इसकी बड़ी मदद भी करते हैं इस लिहाज से, लेकिन हालात इतने खराब हैं कश्मीर में कि मेरे ख्याल में उनकी जमीर जो है कुछ हद तक जाग गई है। अच्छा, देखना ये है कि एक चीज बताएगा कि अभी हमने देखा मकबूजा कश्मीर में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई, बीजेपी और पीडीपी का जो इत्तेहाद था वो हमने देखा कि एक तवील अरसे के बाद खत्म हुआ और अब बीजेपी का ये कहना है कि पीडीपी की नाकाम पॉलिसीज थी जिसकी वजह से मकबूजा कश्मीर में ये सूरत हाल डेवलप हुई है, ये तंजीम जो है ये करप्ट है। क्या आप समझते हैं ये भी भारत को अंदरूनी तौर पर जो कमजोरी उसकी है वो भी सामने लेकर आ रही है ये चीजें भी? देखिए, इसमें कई चीजें हैं। एक तो ये था कि पीडीपी जो मेरे ख्याल में एक लिहाज से उसके लिए एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन था, बहुत सख्त उनको सामना करना पड़ रहा था अपने इलेक्ट्रेट का कि किस तरीके से जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पर, और आप जो हैं वो इस वक्त बीजेपी के साथ पावर में हैं। तो एक तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अंतर था। दूसरा ये था कि खैर वो करप्ट तो बेइंतहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और आपने देखा कि करप्शन की ये इंतहा है कि जो भी पैसे वहाँ से आते हैं इंडिया से वो बजाय इसके कि कश्मीरियों पर खर्च किए जाएं ये सब इनके पॉकेट्स में जाते हैं। तो इस वजह से भी वहाँ के हालात जो हैं और खराब हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो आप जुल्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी नाकाम और इस कदर करप्ट है कि वो अवाम की बजाय भलाई के उनको सख्त नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल सही। जनरल साहब, दूसरा हमारा जो मौजूद है प्रोग्राम का मैं चाहूंगी उस पर भी आपकी कीमती राय में ले लूं। हमने देखा कि अफगान बॉर्डर पर जो बाड़ लगा रहे थे हमारे जवान, उनको भी बॉर्डर पार से फायरिंग का निशाना बनाया गया है और हमारा एक सिपाही जो है वो शहीद हो गया है। ये जो अफगानिस्तान की जानिब से रिटेलिएशन मुसलसल जारी है, दूसरी जानब अब्दुल्ला कहते हैं कि अफगानिस्तान के अमन के लिए पाकिस्तान की मदद दरकार है। तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, कॉल ऑफ फेल का तजाद कहेंगे, इससे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं कि इसमें बड़ा तजाद है। एक तरफ तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान की एक कलीदी हैसियत है कि बगैर तो पाकिस्तान के मुआवजत के ये मुमकिन ही नहीं है कि अफगानिस्तान के हालात ठीक हों, और पाकिस्तान भी ये चाहता है और बड़ी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के हालात किसी तरीके से सही हों। पाकिस्तान ने बड़ी सही उनको एडवाइस भी दी है। अब ये कोशिश है कि बातचीत के जरिए, क्योंकि मामला जो अफगानिस्तान के हैं वो सियासी नौयत के हैं, जब तक आप तालिबान के साथ सियासी तौर से बातचीत नहीं करके मामला को हल करेंगे, आप चाहे कितनी भी ताकत इस्तेमाल करें, चाहे वो अमेरिका हो या अफगानिस्तान की अफवाज हो, कभी वहाँ अमन नहीं आ सकता। तो हमने ये देखा है कि अफगानिस्तान जो है एक लिहाज से अब कुछ समझने तो लगा था, और इसी वजह से पाकिस्तान की जो कोशिशें और खासतौर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और हमारी सियासी लीडरशिप की कोशिश रही है कि अफगानिस्तान से बातचीत का सिलसिला शुरू हो, कुछ हद तक कामयाब हुई है और उनका इस्तेमाल बढ़ा था। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ कुछ ऐसी कुव्वतें हैं और खासतौर से जो इंडिया के इन्फ्लुएंस में है, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात ठीक हों। फिर वो जो
آپ نے دیکھا ایک دیوار جو بنائی جا رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے صرف وہی لوگ افغانستان اور پاکستان میں سفر کر سکیں جن کو حکومت اجازت دیتی ہے. یہ نہیں کہ آپ جب چاہیں آئیں اور آ کر یہاں اس قسم کی واردات کر کے چلے جائیں. تو جب پاکستان نے یہ باربڈ وائر فینسنگ شروع کی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے عنصر ہیں افغانستان میں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. بالکل سیجل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی قیمتی رائے ہم نے اس حوالے سے لیا. ناظرین، افغانستان میں بارڈر پار سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائرنگ کا ایک سلسلہ مسلسل جاری ہے اور ہمارے جوانوں کو، ہمارے آفیسرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ISPR نے کہا ہے کہ باڑ لگانے کا کام ہرگز نہیں رکے گا اور پاکستان اپنے بارڈرز کو سیکیور کر کے رہے گا. اگلا موضوع جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں، سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے حوالے سے جو ہے ایک سیل بنانے کی ہدایت دی گئی ہے کہ سیل بنا دیا جائے، لاپتہ افراد کے جو کیسز کی سماعت کرے، اس حوالے سے تحقیقات کرے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. کراچی سے ہمارے نمائندے محمد زبیر الدین نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی زبیر، بتائے گا اس کیس کی کیا تفصیلات ہے جو سیل بنایا جا رہا ہے، اس کی ڈیٹیل سے آگاہ کریے گا. جی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لاپتہ افراد کیس ہے اس کا معاملہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی پروٹیسٹ ہوئے، سول سوسائٹی بھی اس لحاظ سے متعلق دکھائی دی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار جو گزشتہ ایک ہفتہ انہوں نے کراچی میں ہی مختلف مقدمات کی سماعت کی تھی، اس میں پانی کے ایشوز بھی تھے اور عام مسائل بھی تھے، سب چیزیں تھیں. اسی حوالے سے جب وہ ہفتے کے دن اندرونی سندھ گئے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے دیکھا کہ جب ہسپتالوں کا دورہ کیا تھا تو اس دوران بھی کچھ مظاہرے اس حوالے سے ہو رہے تھے کہ لاپتہ افراد کے. تو انہوں نے خاص اس چیز پہ نوٹس کرتے ہوئے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اور بالخصوص انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کو، جو صوبائی سطح کے سربراہان ہیں، ان کو کل اتوار کے دن گزشتہ روز جو ہے سپریم کورٹ رجسٹری میں بلایا تھا. پہلے باقاعدہ اس کی سماعت ان کی چیمبر میں ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے لاپتہ افراد جو سپریم کورٹ کے باہر بھی آ گئے تھے، ان کے جو گھر والوں چاہنے والے تھے، ان سب کو بھی کورٹ روم میں بلا لیا چیف جسٹس نے. اور اس حوالے سے انہوں نے جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو باقاعدہ متنبع کیا اور انہوں نے ہدایت بھی دی کہ اگر اس حوالے سے کوئی لوگ اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، آپ اس کو سب کچھ چیک کریں. یہ جو انڈیویجول انفرادی طور پہ لوگ آ گئے ہیں ان سب کی درخواستیں وصول کی اور ان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان کو وہ درخواستیں ریسیو کروائیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس سیل جو ہے ایک سپریم کورٹ خود اس کو مانیٹر کرے گا، جبکہ خصوصی فروغ کے لیے یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور خاص طور پہ امجد سلیمی جو IG سندھ ہیں وہ اس چیز کو خود ہیڈ کریں اور یہ چیزیں دیکھیں. اس حوالے سے ایک جو خاص ہدایت انہوں نے جاری کی، انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کے پاس آیا موجود ہیں یا نہیں ہیں یا کسی چیز میں آپ کے زیر تفتیش ہیں. اصل معاملات یہ ہے کہ اگر کسی اور وجوہات کی بنیاد پہ، کوئی نفسیاتی معاملات کی وجہ سے یا کسی قبائلی یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے اگر لوگ ڈسپلیسڈ ہیں، مسنگ ہیں، تو وہ بھی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بنتی ہے کہ انہیں تلاش کیا جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے خاص ہدایت کی اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی جو تھے، کیونکہ ہم نے پورا دن اس کو کور کیے، چیف جسٹس خود اس معاملے کو چیمبر میں بھی دیکھا انہوں نے اور یہ کورٹ روم میں بھی دیکھا، تو انہوں نے ہدایت کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی ان کو باور کرایا کہ یہ جو بھی معاملات ہیں ایسے معاملات کوئی نہیں ہوں گے اور تمام لوگوں کو جو اپنے عزیزوں کے لیے پریشان ہیں ان کو جلد سے جلد جو ہے 3 ماہ کے اندر. محمد زبیر الدین، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک خصوصی سیل قائم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کم از کم ان کے گھر والوں کو ایک تسلی تو ہو کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے اہل خانہ جو لاپتہ ہیں، بہت طویل عرصے سے کوئی خبر نہیں مل رہی، ان کو اس حوالے سے اطلاع مل جائے، وہ خیریت سے ہیں یا نہیں ہے، جو بھی چیز ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر سامنے آ جائے. ناظرین، آخری موضوع آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے. پوری دنیا میں فیفا ورلڈ کپ کو لے کر ایک جنون پایا جاتا ہے. پاکستان کی ٹیم تو اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں بھی شائقین جو ہے وہ کم نہیں ہے، دیدنی ہے جوش و خروش اس حوالے سے. ہم آپ کو بتائیں کہ کل ایک امپورٹنٹ میچ ہوا انگلینڈ اور پاناما کے مابین، جس میں انگلینڈ نے 6-1 سے پاناما کو ہرا دیا اور پاناما جو ہے وہ اب جو ہے باہر ہو گئی ہے فٹ بال ورلڈ کپ سے. انیس شیخ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے، ان سے ہم بات کریں گے. انیس، بتائے گا، ایک تو کل کے میچ کے حوالے سے بڑی شاندار فتح تھی انگلینڈ کی، کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ انگلینڈ اور برازیل دونوں کو دیکھیں تو وہ 2 کمزور ٹیموں کو اب تک ہرایا ہے انہوں نے. ان کا جو آپس کا میچ ہوگا وہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا. بٹ اگینسٹ ایک صورتحال یہ بن رہی ہے کہ انگلینڈ اور برازیل دونوں کو یہ میچ ہارنا بھی زیادہ مہنگا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ اگر انگلینڈ کی میچ ہار جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو اگلے راؤنڈ آف 50 میں جو میچ پڑے وہ پڑے جاپان کی. جیتنے کی صورت سے سینیگال سے پڑ سکتا ہے جو زیادہ مشکل ہے، تو ہارنا بھی زیادہ مشکل ہوگا. لیکن باہر انگلینڈ اور برازیل دونوں کا پتہ اسی وقت چلے گا جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے. اب اگر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ٹیمیں بہت انرجی کے ساتھ چل رہی ہیں اور اسپیشلی انگلینڈ نے اپنی جو فائر پاور دکھائی ہے پاناما کے خلاف میچ کے اندر،
उससे ये जरूर लग रहा है कि इट्स डेंजरस साइड एंड इट कैन दे आर प्लेइंग विदाउट प्रेशर, इसके पास ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो अगर यही सूरत हाल रहती है तो इंग्लैंड वुड बी अ टीम टू वॉच, बट इट्स अर्ली टू से जब तक नॉकआउट राउंड में नहीं जाती और अपनी ताकतगी दिखाती इस वक्त हम किसी कहते हैं। ठीक है अनीस, आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे, यूरुग्वे रूस का, सऊदी अरब मिस्र का, मराकश स्पेन, ईरान पुर्तगाल। इन मैचेस के हवाले से क्या बताएंगे, कौन कौन सी टीमें जो हैं वो रहेंगी और कौन कौन सी बाहर हो रही हैं? सऊदी अरब और इजिप्ट तो खैर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है उनका मैच जो है तो इरेलेवेंट है। लेकिन अगर आप बात करते हैं स्पेशली रशिया के हवाले से, दे विल बी ऑफ द ग्रुप, तो हो सकता है प्राउडली वो इसमें कामयाब हो जाए, बट मैच बहुत टफ है ये। जहां तक बात है स्पेन और पोर्टुगल के मैचेस की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के मैचेस के बाद ग्रुप बी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। पोर्टुगल मैच आ भी सकता है, पोर्टुगल मैच जीत भी सकता है, जो स्पेन वुड फील कि वो काफी कंफर्टेबल है इसके ऊपर, और उनके मुकाबले वो टीमें जो टूर्नामेंट से बाहर, स्पेन के पास ज्यादा चांसेस हैं कि वो मैच जीत के टॉप कर ले। ऑन दी अदर एंड अगर पोर्टुगल अच्छे मैचेस से जीतता है तो वो भी टॉप कर सकता है, मगर ईरान डिफेंसिवली बहुत अच्छा खेल रहा है, अपसेट करने की स्लाइड है, तो ये मेरा पहले बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। स्पेन की बहुत अच्छा खेल रही है, मगर पोर्टुगल के साथ रोनाल्डो है, तो पूरी टीम है, तो लेट्स से अगर रोनाल्डो अपनी ताकत जारी रखते हैं तो वो मैच दुआ की अपनी टीम को अगले राउंड में लेके जाए। मोरक्कन टीम पर आपने कमेंट नहीं किया, मैं चाहूंगी छोटे से कमेंट इस हवाले से भी दीजिएगा, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी आज के मैच में? मेरा भी ख्याल कि वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है उनका रहा वर्ल्ड कप के अंदर, ना फ्यूचर में उनका कोई चांस है, बट उनके लिए मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है कि वो शामिल हुए वर्ल्ड कप के अंदर। जो एक्सपेक्टेशंस थी, उस तरह की परफॉर्मेंस दिखा के आए थे, वैसी परफॉर्मेंस को वर्ल्ड कप फाइनल में तो नहीं दिखा सके, बट हौसला अफजा है कि वो आए और उन्होंने कोशिश की वॉट एवर से कोई सी लक की खरीदी होती है वो उनके पास में नहीं थी। अनीस शेख, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना तज्जिया दिया आज के मैचेस के भी हवाले से। फीफा वर्ल्ड कप के शानदार मैचेस हम देख रहे हैं कि जारी और सारी हैं, एक एक्साइटमेंट होती है मैचेस के हवाले से। आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे, आपको बताएं कि यूरुग्वे रूस की टीमें मध्य मुकाबले होंगी, मराकश और स्पेन होंगी, ईरान पुर्तगाल होंगी, सऊदी अरब और मिस्र की टीमें मध्य मुकाबले होंगी। लेकिन इस मैच के हवाले से कहा जा रहा है चूंकि ये दोनों टीमें ऑलरेडी वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, तो इनके मैच के हवाले से ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं पाई जाती। लेकिन गुज़िश्ता रोज हमने मैच देखा इंग्लैंड के हवाले से और पनामा के साथ, वो एक शानदार कामयाबी थी, फीफा वर्ल्ड कप का एक शानदार मैच था। तो नाज़रीन, ये था आज का लाइव एट 5, मुख्तलिफ मौज़ूआत का हमने अहाता करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाजत, आपसे कल मुलाकात होगी दोबारा कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।